नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को एक्सप्लेन के साथ मैं आपके सामने रख रहा था और ये जो क्लास आ रहे हैं वो सारे के सारे क्लास अपने यूपी टीजीटी और जीआईसी के लिए होने वाले हैं। देखिए, बेहतर और अच्छी तैयारी करने के लिए अपनी किताब शाहीन से इस्तेफादा कर सकते हैं और बहुत सस्ती आपके घर पहुंच जाएगी। जो नंबर दिया उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जीके जीएस की क्लास आपके सामने जितना मैं पढ़ाता हूं उतना ही पढ़िए और जो चीजें उर्दू में बताता हूं उनको नोट कीजिएगा। दोनों चीजों का समीकरण ठीक है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। दूसरी बात, जो कल हम वीडियो आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आए थे उसमें एक शेर मैंने पढ़ा था और वो गलती से अमीर बिनाई का शेर मैंने बता दिया था। शेर था, खातिर से लिहाज से वो मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। दरअसल ये शेर जो था वो दाग दहलवी का था। दूसरी, टाइपिंग एरर की एक गलती थी, वो भी हम आपके सामने सही कर देते हैं। पूरी वीडियो में और कोई गलती नहीं थी, जो आपने नोट किया वो ठीक है। ये देखिए, ये वाला सवाल मैंने आदिल शाह सानी लिख दिया था, यहां पर इब्राहिम आदिल शाह सानी होगा, यानी ये जो नौरस किताब थी वो इब्राहिम आदिल शाह सानी की किताब है। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। आइए आज जहां से हमको शुरू करना था वहां पे बात करते हैं और आज का पहला सवाल, पहले इसे कलर चेंज कर देते हैं। आई थिंक थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट आज स्क्रीन कर दी गई है। तो आज का जो पहला सवाल है, आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा। उम्मीद करता हूं सभी का यह आंसर सही हुआ होगा। देखिए, अब आपको सही दिख रहा होगा। अगर स्क्रीन में अभी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसको चेंज कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से अब साफ दिख रहा होगा। आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा जो है वो किसकी लिखी हुई नज्म है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, यहां पर जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा कि जो एक्सप्लेन हम करते हैं उसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, क्योंकि सारा खेल और सारी ताकत और सारी अच्छाइयां उसी एक्सप्लेन में होती हैं। बाकी क्वेश्चन तो हम बहुत कम लाते हैं, लेकिन डिटेल हम इतनी अच्छी आपको बता करके जाने की कोशिश करते हैं कि शायद ही किसी दूसरी किताबों में मिले, और मिले तो आपको कई किताबें पढ़ना पड़ेंगी उसके बाद मिलेगा। इसमें आंसर जो आपका सही होने वाला है वो है ब्रज नारायण चिकबस्त। आंसर आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा, याद रखिए ब्रज नारायण चिकबस्त जो हैं उनकी लिखी हुई नज्म है। एक बात आपको याद रखिए है, मुस्तरका तहजीब के अलंबरदार माने जाते हैं ब्रज नारायण चिकबस्त, एक ये बात याद रखिए। दूसरी एक बात और भी आपको याद रखना है, फूल जो है फूल माला जो है वो पूछा जाए किसकी नज्म है तो आपको याद रखना है ये नज्म ब्रज नारायण चिकबस्त की है। तो चिकबस्त के बारे में इतनी बातें याद रखिए। इसके बाद में एक और आपको नाम दिख रहा है, अजमतुल्ला खां। ये भी बात जो है, अजमतुल्ला खां जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इनकी पैदाइश आपको याद रखना चाहिए कि 1800 सही कर देते हैं, 1887 में जो है वो इनकी पैदाइश हुई है अजमतुल्ला की। उम्मीद करता हूं याद रहेगा और याद रहना चाहिए। 1927 जो है वो इनकी इंतकाल हुआ है। तो अजमतुल्ला की पैदाइश और इंतकाल आपको क्लियर हो गया कब से कब हुआ है। दूसरी बात, ये पैदा जो है वो दिल्ली में हुए थे, हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ था। पैदाइश और इंतकाल ज्यादा अब आपको गौर करना है, क्योंकि ये तरतीब के लिहाज से कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर ये पूछने लगे हैं। अब कोई किसी का लेवल नहीं रहा। पहले होता था कि यूजीसी नेट का लेवल अलग है, टीजीटी का लेवल अलग है, पीजीटी का अलग है, जीआईसी का अलग है। अब कुछ नहीं, सारा लेवल एक जैसा हो गया है, बस क्वेश्चन थोड़े कम ज्यादा। दावा दलील, साथ ही साथ में दो गलत दो सही जुमले की पहचान और तरतीब बार जो सवाल हैं पहले जो है वो नेट में पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है वो चाहे कोई उर्दू का एग्जाम हो उसमें पूछा जाने लगा है। यह अलग बात है कि तादाद कम ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए अब पैदाइश और इंतकाल जो है वो हर किसी का याद रखने की कोशिश करना चाहिए। तो कहां हुआ है, तो दिल्ली, और इंतकाल इनका जो हुआ है वो हुआ है हैदराबाद में। दूसरी बात इनके बारे में आपको याद रखना चाहिए कि सुरीले बोल तसनीफ अगर पूछी जाए गीतों का मजमा किसका है तो वो अजमतुल्ला का ही है। सुरीले बोल आपको किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है, सुरीले बोल इन्हीं का लिखा हुआ है। इन्होंने उर्दू शायरी को जो है वो हिंदी बहरों और वजन से भी मुतारिफ कराने का काम किया था। देखिए, उर्दू और हिंदी जो है उसमें बहर और वजन अलग अलग होते हैं, लेकिन जो हिंदी बहरे हैं और वजन जो है उसको उर्दू में लाने का काम इन्हीं ने किया है। एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद में जमील मजहरी, किसको नहीं पता है जमील मजहरी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होने वाले सवाल जमील मजहरी से बनते हैं। तो देखिए, जमील मजहरी जो हैं उनके बाद में उन्होंने जो है वो गालिब के नक्श कदम पर ये चले हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है, गालिब के नक्शे कदम पर, ये आपको याद रखना है तसानीफों के तौर पर और चलने के तौर पर ये जमील मजहरी का काम है। पैदाइश इंतकाल आम सी बात है, जो इनके बारे में पता है। तो जो चीजें पता होती हैं बच्चे को हम उस पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आगे देखिए, जो है इज्तमाए जिद्दीन, वो लिखी हुई तसनीफ अगर पूछा जाए तो वो जमील मजहरी की है। दो इकबाल, ये देखिए दो इकबाल अगर आपसे पूछा जाए तो ये लिखी हुई तसनीफ दो इकबाल भी जमील मजहरी की है। मुझे कहना है, एक इनकी बहुत ही मशहूर तसनीफ है, मुझे कहना है, वो भी आपको याद रखना चाहिए। याद माजी भी इन्हीं के, देखिए याद माजी और मुझे कहना है ये दो इनके मजामीन के मजमूए हैं।
तो जमील मजहरी के बारे में इतनी चीजें मोटी मोटी आपको याद रखना चाहिए। मीर नासिर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मीर नासिर की पैदाइश जो है वो 1847 में हुई। अब में से कोई बच्चा बताएगा, देखिए कल जिन बच्चों ने बताया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी, उनको मुबारकबाद, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। जो सवाल हम आपसे पूछे हैं वो कमेंट में जरूर डाला कीजिए। देखिए मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो अच्छी लगे तब लाइक किया कीजिए, नहीं तो डिसलाइक किया कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो अगर देखना हो तो सब्सक्राइब करें, नहीं देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें, कोई मसला नहीं है। लाइक डिसलाइक व्यूज आने का और सब्सक्राइब करने का खेल अपने पास नहीं है, जिसके पास होता होगा। तो एक सवाल हम यहां से आपसे पूछ लेते हैं। 1847 में पैदाइश जो है वो मीर नासिर की हुई है। मीर नासिर अली का नाम आपको याद रखना। आपसे सवाल तो सिर्फ यह है कि 1847 में और कौन पैदा हुआ। देखिए एक ही नाम से एक ही सन पर कई जो है चीजें हुई हैं उर्दू में, वो एक जगह पर अगर इकट्ठा हैं तो आपकी तैयारी और याद करने में दोनों में बड़ी आसानी होती है। और ये किताब जो अपनी शाहीन है उसमें सबसे पहले यही दिया गया है, सारे सन दिए गए हैं और उस सन में एक सन में मान लीजिए अगर जैसे 1847 में 5 लोग पैदा हुए हैं तो 5 लोगों का नाम लिखा मिलेगा उस किताब में। तो इसलिए याद करने के लिहाज से वो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीर नासिर, इसके अलावा आपको दूसरा बताना है, तो 1847 में पैदा हुए और 1933 में जो है वो इनका इंतकाल हुआ। आपको लगता होगा डिटेल ज्यादा हम बता देते हैं, लेकिन आपको फायदा भी ज्यादा करेगा। दूसरी बात, ये पैदा जो हुए हैं मीर नासिर वो दिल्ली में हुए हैं, आपको किसी भी कीमत में नहीं भूलना है। अच्छा दूसरी बात, इन्होंने आगरा से 13वीं सदी आगरा से रिसाला भी इनने निकाला था। उम्मीद करता हूं ये आपको याद रहेगा। बाद में इसको आगरा के बाद में इसी रिसाले को इन्होंने दिल्ली से जारी किया था। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं, फिर उसमें चारों जो एक्सप्लेन होते हैं वो हम आपके सामने रखते हैं और फिर चारों एक्सप्लेन में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो सब हम आपके सामने बताने की कोशिश करते हैं। सवाल ये देखिए, मोहम्मद हुसैन की पैदाइश आपको बतानी है किस सन में हुई है। उम्मीद करता हूं 1896, 1904, 1934, 1972। देखिए अलग अलग चीजें हम बताते हैं। 1904 में कल बहुत इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट बताया था, देखिए किसी को अगर याद हो कल वाला तो वो कमेंट करके बताए। देखिए यहां पर जो आंसर सही होगा, जिस बच्चे ने दिया होगा 1896 बिल्कुल सही है। और 1896 में 5 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बताएंगे नहीं क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं और अपनी किताब अगर है जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उसमें ये होगा। तो 1896 में पैदाइश जो है वो मोहम्मद हुसैन की हुई है। इंपॉर्टेंट राइटर है, इसके बारे में हर हाल में आपको याद रखना है क्योंकि इसके बारे में सवाल 2-3 एग्जामों से लगातार बना रहे हैं। तो अब दूसरी चीज इनके बारे में आपको याद रखना है कि 1800 के बाद में 1978 में इनका इंतकाल हुआ है, ये बात भी आपको नहीं भूलना है। अच्छा किसी को पता है कि 1978 में और किसका इंतकाल हुआ है, कमेंट करके जरा बताइए। 1904 में कल हमने बहुत से नाम बताए थे, लेकिन आज आपको नाम याद रखना है ख्वाजा गुलाम सैयदीन का नाम आपको याद होगा, उम्मीद करता हूं याद होना चाहिए। 1904 में ख्वाजा गुलाम सैयदीन पैदा हुए थे और 1971 में इनका इंतकाल हुआ था। ख्वाजा गुलाम सैयदीन का इंतकाल, इनके बारे में हर हाल में आपको, इनकी मशहूर किताब जो है क्या कहते हैं, आंधी में चिराग, बहुत ही मशहूर इनकी किताब है जो हर हाल में आपको उम्मीद करता हूं याद होगी, नहीं है तो आपको नोट कर लेना चाहिए। और आंधी में चिराग जो इनकी तसनीफ थी जो है ख्वाजा गुलाम सैयदीन की, इसी पर इनको साहित्य अकादमी इनाम मिला हुआ था। देखिए ये किस तसनीफ पर कौन सा इनाम मिला है, ये सवाल बनाते रहते हैं। इस तरह से आपको अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं तो जरूर याद कर लेना चाहिए। अभी देखिए जो LT ग्रेड का एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम में उन्होंने पूछ लिया था कि जो शम्सुल रहमान फारूकी की तसानीफ देकर के किस तसानीफ पर इनको कौन सा इनाम मिला है। तो तमाम दूसरे भी शोरा का आपको याद रखना है, साहित्य अकादमी अवार्ड, गालिब अवार्ड, इकबाल अवार्ड और साहित्य अकादमी के साथ साथ में जो बड़े अवार्ड है जैसे पद्मश्री या पद्म विभूषण जिनको मिला है, तो वो इतना आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में एक नाम आपको दिख रहा है एक सन दिख रहा है 1934, बड़ा इंपॉर्टेंट है 1934। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना चाहिए कि 1934 जो है वो रियाज खैराबादी की वफात जो है वो 1934 में हुई है। अच्छा 1934 में इनकी वफात हुई है, तो ये पैदा कब हुए हैं, तो 1852 आपको याद रखना है कि 1852 में रियाज खैराबादी की पैदाइश हुई थी। रियाज खैराबादी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके वालिद का नाम जो है तुफैल अहमद है, जो आपको याद होगा। और दूसरी बार रियाज अहमद के 2 बहुत बड़े रिसाले हैं, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए फितना और इत्रे फितना, देखिए सवाल आ भी गया है, फितना और इत्रे फितना किसके लिखे हुए रिसाले हैं, तो रियाज खैराबादी के बारे में आपको याद रखना है कि रियाज खैराबादी के ये दोनों रिसाले हैं। हर हाल में ये आपको याद रखने हैं, उम्मीद करता हूं याद रहेंगे। दूसरी बार रियाज खैराबादी की पैदाइश आपको याद रखना है और वालिद का नाम तुफैल अहमद है, ये भी आपको याद रखना है। यहां से आपको देखिए जो है सीमाब अकबराबादी का क्या मैटर है। देखिए सीमाब अकबराबादी जब ही पैदा हुए थे, जब फसाना आजाद शाया हुआ, जब पैदा हुए थे, जब मुंशी प्रेमचंद जिस सन में पैदा हुए, इसी सन में जो है वो हसरत मोहानी पैदा हुए, इसी सन में जो है वो आबे हयात लिखी गई है। तो इतने फैक्ट 1880 में हैं, और भी हैं अपनी किताब शाहीन में तो बहुत दिए हैं 1880 में। तो रियाज खैराबादी
खैराबादी की पैदाइश 1880 में हुई है। दूसरी चीज रियाज खैराबादी के बाद में याद रखना है कि इनका इंतकाल जो है वो मैंने ऊपर बता दिया था कि 1934 में इनका इंतकाल हुआ था रियाज खैराबादी का। आई थिंक इतनी चीजें क्लियर रहेंगी। ज्यादा डिटेल हम बताते हैं फिर आप भी कहते हैं कि डिटेल ज्यादा हो गई और वीडियो लंबी हो जाती है। आपसे एक गुजारिश वही है कि अच्छा लगे तो अपने मशवरे मुझे जरूर दिया कीजिए और कमेंट करके मुझको बताइए क्या गलतियां रहती हैं। जो बताते हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया। देखिए हम आपके सामने अभी जो फाइनल यानी रिटन पेपर जो LT ग्रेड का होने का है उसकी हम तैयारी करा रहे थे और वो तैयारी आपके सामने कराएंगे भी। कंटिन्यू अपना चलता रहेगा। आपको किसी का सिलेबस लेना है, किसी का कोर्स खरीदना है, कोई दबाव नहीं, आप बहुत शौक से खरीदिए, मेरी तरफ से हाथ छूट है। ये मेरे चैनल पर भी कोई कोर्स बेचा नहीं जाता है, कोई फोर्स नहीं किया जाता है, ना सब्सक्राइब का ना लाइक का, कोई फोर्स नहीं। आपका दिल करे देखिए, दिल करे आप जा सकते हैं। दूसरी चीज एक बात याद रख मतलब चीज जो है वो याद रखिएगा कि जो LT ग्रेड है उसके मेंस की तैयारी हम पूरी कंप्लीट करा देंगे। ये हम प्री में भी कह रहे थे और प्री में 80 से क्वेश्चन से लगभग कुछ ही बच्चे होंगे जो 80 से नीचे रहे, सब 80 से ज्यादा क्वेश्चन अपने चैनल के सही करके आए हैं। तो LT ग्रेड के जो मेंस की तैयारी है जो हम बता रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, 7 क्लास आ चुके हैं, वो 7 क्लास देखिए और कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने उसको रोक दिया है क्योंकि 20 फरवरी को LT ग्रेड का अंदाजा है रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट जो आ जाएगा तब हम लोग उस पर फिर से चर्चा करना शुरू करेंगे, फिर पढ़ाना शुरू करेंगे। जब तक हम लोग GIC के क्लास कंटिन्यू करते हैं, UPTGT के कंटिन्यू करते हैं। आइए अपने टॉपिक पर वापस देखिए। अब यहां पर शाद आरफी, इसका नाम हमने कई बार आपके सामने उछाला है, कई बार हमने आपको ऑप्शन में दिया है। देखिए जो ऑप्शन में नाम दिए जाते हैं, सबसे बड़ी बीमारी क्या है तो वो ये है कि कोई चीज हम लोग पढ़ते हैं पुराने पेपरों में, फिर उसके बारे में डिटेल नहीं जानते। जैसे इस बार मीर हसन जो हैं, वो मोहम्मद हसन जो हैं, उनकी तसानाफ मीर अक्सम जो पूछी गई थी, अब वो तसानीफ सब रट रहे हैं कि ये इसकी है। और अब की बार वो पलट करके एग्जाम में पूछ लेगा कि मीर अक्सम कितने हिस्सों में है, या ये पूछ लिया कि मीर अक्सम जो है वो कब के सन में शाया हुई, या ये पूछ लिया कि कहां से शाया हुई। तो यही बच्चे जो लगातार उसे रट रहे हैं, यही सबसे पहले गलत करेंगे, ये फाइट से बाहर होंगे। तो जो नया सवाल आता है उसकी डिटेल जरूर जानिएगा। अगर आयोग में कोई नया सवाल पूछा गया है जिसकी जानकारी आपको नहीं है तो उसकी डिटेल जरूर पढ़िएगा और हम ये क्वेश्चन लाएंगे भी, एक्सप्लेन करेंगे। या जैसे कोई इक्तबास दे दिया था, जैसे मुंशी प्रेमचंद के गोदान का इक्तबास उन्होंने दे दिया था, जो अंजन वाला, अंजन का तेल, जो भी वो पूरा पैराग्राफ था, उसमें से अगर वो डिटेल में कहीं पूछने लगे कि ये मतलब पैराग्राफ, अब की बार फिर वो पैराग्राफ रिपीट कर दे और ये पूछ ले अगले एग्जाम में कि ये पैराग्राफ जो है वो गोदान के किस बाब में है, तो बहुत बच्चों के मतलब जो है फाइट से इसी बाहर हो जाओगे, क्वेश्चनों में कई 100 बच्चों से पीछे हो जाओगे, क्योंकि अब आप देखते नहीं है बाद में उसे पलटकर, बस लग जाते हैं। और ये काम टीचर भी करते हैं, बस वही उसी चीज को रिपीट करते रहते हैं। तो शाद आरफी का नाम आपको याद रखना था। शाद आरफी के बारे में मोटी मोटी चीजों हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले तो इनके बारे में पैदाइश इनकी देख ले तो हम लोग ये 1900 में पैदा हुए। शाद आरफी का नाम आपको याद रहेगा और पैदाइश जो है वो आपको इनकी याद रहेगी, 1900 में पैदा हुए। अच्छा 1964 में इनका इंतकाल हुआ। कब इंतकाल हुआ? 1964 में। दोनों चीजें याद रहेंगी। असल नाम इनका भी आपको याद रखना चाहिए, अहमद अली खान था। असल नाम इनका क्या है शाद आरफी का? तो अहमद अली खान था। इनका मजमुआ जो है वो शौकिया तहरीर जो है वो आपको याद रखना चाहिए, और सफीना चाहिए, ये जो है दो इनके मजमुए याद रखना चाहिए। सफीना चाहिए और साथ साथ में शौकिया तहरीर किसके हैं? तो शाद आरफी के हैं। इतनी चीजें कम से कम याद रहे। एक नाम आपको दिख रहा है रवां, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1889 में ये पैदा हुए थे। 1889 आपको याद रखना चाहिए, पैदा हुए थे। और इनका जो इंतकाल है वो 1934 में, रियाज खैराबादी का इंतकाल और इनका इंतकाल एक साथ हुआ है। 1934 में इंतकाल हुआ है दोनों लोगों का। अब इनके बारे में और क्या आपको याद रखना है? देखिए सबसे पहले जो है वो मसनवी जो है नक़्द रवां अगर पूछी जाती है तो वो इन्हीं की लिखी हुई है, मसनवी नक़्द रवां। इसके बाद में अगला सवाल देखिए कि आरजू लखनवी, ये यूपी में जो एग्जाम जो भी देने जा रहे हो उसके लिए खासतौर से यूपी जो TGT का एग्जाम है वो वाले बच्चे हर हाल में इस सवाल को याद रखें। आरजू लखनवी की डिटेल जरूर पढ़ लें, क्योंकि हाई स्कूल की जो बोर्ड की किताब है आयोग की, उसके अंदर इसको सिलेबस में शामिल किया गया है। इसकी तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज मालूम होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं जिस चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जो चीज़ें मुझे मालूम हैं, जो चीज़ें याद आएंगी वो आपके सामने रख दी जाएंगी। आरजू लखनवी के बारे में देखिए, पहली बात तो इनके बारे में आपको याद रखना है 1872 में इनकी पैदाइश हुई थी। अच्छा 1872 और 73 में 2 सन ऐसे दिए गए हैं, अपनी किताब शाहीन में भी दिए गए। उस तारीख को किस शायर की पैदाइश हुई, उस सन में किस शायर की पैदाइश हुई मालूम है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। 1951 में इनका इंतकाल हुआ। अच्छा 1951 में एक और शायर का इंतकाल हुआ है उर्दू के, अगर मालूम है तो आप बताइएगा। दो चीजें क्लियर हो गई। तो आरजू लखनवी के बारे में इतनी बात क्लियर हुई।
अच्छा, दूसरी चीज है आरजू लखनवी के बारे में आपको याद रखना है कि यहां पर इन्होंने ये बात पूछी है, सवाल ये है कि आरजू लखनवी पे कि आरजू लखनवी ने अपनी कौन सी तसनीफ में, किस तसनीफ में अरबी फारसी की तरकीब से परहेज किया है, यानी इनका इस्तेमाल नहीं किया है। अमूमन उर्दू में तसानीफें जो हैं उनमें अरबी और फारसी की ही टेक्निक इस्तेमाल हुई है। तो इसमें ये देखिए सारी तसनीफें, मतवाली जोगन है, दिलजली बैरागन है, सुरीली बांसुरी है, इसके बाद में निज़ाम उर्दू है। ये सारी तसानीफ जो हैं वो आरजू लखनवी की हैं। तो आरजू लखनवी की हैं, तो इनमें से आपको बताना है फिर कौन सी तसानीफ में टेक्निक का एतराज किया गया है। देखिए एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल बनाए जाते हैं। एटी ग्रेड में इस बार जो सवाल बने हैं एनसीईआरटी से, आई थिंक 10 से ज्यादा सवाल एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे गए हैं। नूरुल हसन नकवी से भी लगभग 10 सवाल पूछे हैं और 10 ही सवाल इन्होंने जो है वो एहतशाम की किताब से पूछ रखे हैं, यानी 30 सवाल तो इन 3 किताबों से पूछे गए हैं। बाकी चुटपुट करके इधर उधर किताबों से उठा करके सवाल पूछे हैं या अपनी याददाश्त के बेस पे जो है प्रोफेसर ने सवाल बनाए हैं। यह अलग बात है कि गलतियां खूब की हैं। तो ये सवाल जो है, ये इतनी किताबें मैंने बताई हैं, आज तीनों ये आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप मुसलसल मेरे क्लास देख रहे हैं तो ये तीनों को हम पढ़ा देंगे। एनसीईआरटी आपके सामने पढ़ाई जा रही है और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पूरी करा देंगे जी। इसके बाद में जो एहतशाम है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। और जो नूरुल हसन नकवी की किताब हमने बताया जिससे सवाल बनते हैं, यानी डाइन वगैरह जो अफसाना है और भी कई अफसाने जो पूछे एलटी में, वो सब नूरुल हसन नकवी से पूछ रखे थे। तो नूरुल हसन नकवी को हम पिछली 30 वीडियो के अंदर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं किताब को। वो 30 वीडियो आप देखिए, नूरुल हसन नकवी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पीछे के जो पीडीएफ प्लेलिस्ट अपनी वीडियो पे बने हुए हैं चैनल पर, चाहे वो माय क्वेश्चन की प्लेलिस्ट हो, चाहे यूपीआईटी ग्रेड की प्लेलिस्ट हो, और चाहे वो मतलब जो है इंपॉर्टेंट मारूजी सवालात की प्लेलिस्ट हो, इन तीनों प्लेलिस्ट में आई थिंक 150 वीडियोस हैं। वो आपको 150 देखना चाहिए और आप 100% रिवीजन करते रहे अपनी किताब का। निकलेगा एग्जाम निकलेगा। इसमें देखिए आंसर जो आपने दिया होगा, जिसने भी सी दिया है सुरीली बांसुरी, उसका आंसर एकदम बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज याद रखिए, एक आपको ऑप्शन दिख रहा है निज़ाम उर्दू। तो निज़ाम उर्दू जो है ये दरअसल उर्दू जबान से मुतालिक रिसाला है, उर्दू जबान का रिसाला है, वो निकाला था निज़ाम उर्दू। किसने निकाला है? तो आरजू लखनवी ने निकाला है। अब ये याद रहेगा, उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। बाकी ये सारी तसानीफें ये तो हैं आरजू लखनवी की, इसमें कोई बात ही नहीं है। आगे देखिए, हम लोग आगे बात करते हैं दरजा झेल में से वो कौन सा शायर है जो सियालकोट में पैदा हुआ। अभी तक आप दो नाम खूब, आपको टीचर भी खूब उल्लू बनाते हैं और आप खूब कूद कूद करके बनते भी है। देखिए दो नाम आपको वो नए की तरफ ले जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसमें पहाड़ पे कौन चढ़ना चाहे। आज मैंने सुबह भी कहा था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। ये बहुत अच्छा हसीन वाकया है, हम आपको बता रहे हैं कि एक बार का मतलब ये कहानी है, थोड़ी देर से मजा भी लेते रहिए पढ़ाई का। ये बिल्ली के गले में घंटी बांधने की बात ये थी जो हमने आज वीडियो में शॉर्ट में कही थी। उसका मतलब सिर्फ ये था कि जैसे एक बार चूहे को, हर बार चूहा जो होता है उसको बिल्ली खा जाती है, तो एक बार सारे चूहों ने मिलकर के मीटिंग की। सारे चूहे जो थे वो बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि बिल्ली आती है तो हम में से किसी ना किसी को शिकार कर लेती है, तो कोई एक चूहा जो है वो उठे, कोई भी, और क्यों ना हम सब लोग मिलकर के जो बिल्ली है उस बिल्ली के गले में घंटी बांध दें। जैसे ही बिल्ली आएगी, घंटी बजेगी, हम सारे लोग अपने बिल में घुस जाएंगे। तो बिल्ली, ये आइडिया जो है वो सारे जितने यहां पर चूहे बैठे हुए थे इन सबको समझ में आया कि बात तो ठीक है, गले में घंटी बांध दे जाए। लेकिन इनमें से एक सबसे बूढ़ा चूहा था, वो उठ करके खड़ा हुआ और उसने इन जो कह रहा था कि घंटी बांध देना चाहिए, उसी से कहा पहली बात तो ये बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। बांधने का मतलब यह है कि जो घंटी बांधने जाएगा पहले उसी का काम खत्म हो जाएगा। तो वो नाम हमें बता दीजिए जो गले में घंटी बांधने वाला। ये इस कहानी का मतलब था कि गले में घंटी यानी मुसीबत जो है, वो तकलीफ है, सबसे पहले उठाए कौन। तो ये खास चीजें जो होती हैं, जो आम चीजें होती हैं, आम चीजें हैं वो पढ़ाई जाती हैं। जो खास चीजें हैं उसमें मेहनत करना पड़ती है टीचर को खुद, और वो करे, वो करना नहीं चाह रहा है। वो जो अपने ही ज्ञान के बल पे जो सामने चीजें आ रही बस उतने में ही निपटना चाह रहा है। बहरहाल हम लोग अपने सवाल पे रहते हैं। ये देखिए सुदर्शन का नाम आपको याद रखना है। सियालकोट में सुदर्शन पैदा हुए, इकबाल और फैज भी सियालकोट में पैदा हुए। सुदर्शन का नाम आपको याद रखना है, सियालकोट में पैदा हुए। अच्छा कितने सन में पैदा हुए हैं, जब ये बात आई है सुदर्शन की, तो क्यों ना हम लोग बात करते हैं। देखिए मैंने कहा था कि 1896 ये बहुत बड़ी बला है। 1896 और 1880 इतने फैक्ट हैं, या 1923 में इतने फैक्ट हैं, 1904 में इतने फैक्ट हैं कि आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सुदर्शन जो है वो 1896 में ही पैदा हुए। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। और 1900 आपको याद रखना है कि 1967 में इनका इंतकाल हुआ। सुदर्शन का कहां गया, सुदर्शन का इंतकाल हुआ है। तो इतनी बातें उम्मीद करता हूं अब याद रहेगा। अच्छा देखिए उर्दू में एक रिसाला जो है वो इन्होंने
इनका एक रिसाला था चंदन। चंदन रिसाला आपको याद रखना है, सुदर्शन का ही लिखा हुआ है। दूसरी बात जो है वो सदाबहार के फूल, इनका अफसानवी मजमुआ है। चंदन के नाम से इनका अफसानवी मजमुआ भी है, चंदन के नाम से इनका रिसाला भी है सुदर्शन का, लेकिन सदाबहार जो है वो याद रखना वो इनका अफसानवी मजमुआ है। ये बात याद रहेगी। अच्छा, जब बात आई है तो फिर इसकी भी करते हैं, रफीक हुसैन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पैदाइश जो है रफीक हुसैन की वो 1894 में हुई है। 1894 में इनकी पैदाइश हुई है, जो किसी भी कीमत पे आपको नहीं भूलना है। और दूसरी चीज 1946 में इनका इंतकाल हुआ है। किसका? रफीक हुसैन का। दो बातें रफीक हुसैन की आपको याद रहेंगी। इसके बाद में आईना हैरत, ये आपको इनका अफसानवी मजमुआ है, और शेर क्या सोचता होगा, ये दोनों अफसानवी मजमुए आपको इसके याद रखना है। इसके बाद में अगला है अली अब्बास हुसैन। अली अब्बास हुसैन से लगातार ये सवाल बना रहे हैं, तो अली अब्बास के बारे में आपको जानना है। अली अब्बास हुसैनी होना चाहिए, यहाँ पे हुसैन तो मेरे ख्याल से गलत है, अली अब्बास हुसैनी होना चाहिए। अली अब्बास हुसैनी के बारे में जानते हैं, यहाँ पे हुसैन जो है वो गलत लिखा है, अली अब्बास जो है वो हुसैनी होना चाहिए। इनकी पैदाइश आपको मालूम होना चाहिए कि 1800 हुई थी 97 में, 1897 में ये पैदा हुए हैं अली अब्बास हुसैनी, और 1969 में इनका इंतकाल हुआ था। कब इनका इंतकाल हुआ है? जब जो है वो ज्ञानपीठ मिला था अफरा गोरखपुरी को। दूसरी चीज, अली अब्बास हुसैनी की किताब है उर्दू नाविल की तनकीदी तारीख। कहीं कहीं पे तारीख उर्दू नाविल लिख देते हैं कि उर्दू नाविल तारीख, इसमें बड़ी कंफ्यूजन कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं, एनसीईआरटी को सही मानेंगे, और आपका सही आंसर इसमें जो होगा वो उर्दू नाविल की तनकीदी तारीख है। तारीख और तनकीद ऐसे कर देते हैं, कभी कभी जुमले को हेर फेर कर देते हैं। बहरहाल आपको याद रखना है अली अब्बास हुसैनी की तसनीफ। इसके बाद में अहमद हुसैन, अहमद हुसैन का नाम आपको याद रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में भी लगातार चीजें पूछी जा रही हैं और रिपीट की जा रही हैं। चलिए, इसके बारे में मुझे डिटेल बहुत ज्यादा याद नहीं आ पा रही है। बहरहाल आगे देखते हैं, क्वेश्चन बहुत हैं। देखिए, शेर क्या सोचता होगा, किसका लिखी हुई अफसानवी मजमुआ है, किसका लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, तो किसका लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ, ओफो, किसका लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ जो है वो शेर जागता होगा, ये है। तो रफीक हुसैन है, मीर नासिर हैं, ख्वाजा गुलाम सैयदीन हैं, या फिर तुफैल अहमद हैं। फटाफट जवाब दीजिए, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इस पे चर्चा की है, तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा रफीक हुसैन, उसका आंसर सही है। ये आंसर आपका सही होने वाला है ए। जिसने भी दिया है रफीक हुसैन, ये मैंने अभी बताया था 1894 में पैदा हुए थे, 1946 में इनका इंतकाल हुआ था। आईना हैरत इनकी तसनीफ थी, तो ये तो याद होगा। अच्छा, मीर नासिर जो है, इसके बारे में भी हम बता चुके थे कि 1847 में इनकी पैदाइश हुई थी। शुरू में इन्हीं पे मैंने चर्चा की थी, और 1933 में इनका इंतकाल हुआ था। ये चीज दिल्ली में ये पैदा हुए थे, और मतलब जो है इनका इंतकाल कहाँ हुआ था? आई थिंक हैदराबाद, मैंने बताया था। इसके बाद में ये वाला भी हम एक्सप्लेन कर चुके थे, ख्वाजा गुलाम सैयदीन। ख्वाजा गुलाम सैयदीन के मैंने बताया था कि 1904 में जो है वो इनकी पैदाइश हुई थी, और 1904 के साथ साथ में 1971 में इनका इंतकाल हुआ था। आंधी में चिराग इनकी बहुत मशहूर तसनीफ थी, जिस पर इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ था। इसके बाद में तुफैल अहमद, इसके बारे में मैंने बात नहीं की थी, काहे? क्योंकि रियाज खैराबादी की मैंने बात की थी, उनके वालिद का नाम है तुफैल अहमद, तो रियाज खैराबादी के वालिद का नाम था। मतलब थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे दे, दिया जले सारी रात। आपको में से बताना है कि दर्जा झेल में से किसकी लिखी हुई तसनीफ है। आपको यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना है कि किसकी लिखी हुई तसनीफ। देखिए, एक ही नाम से अलग अलग राइटरों की लिखी हुई तसनीफ होती हैं। दरअसल होता यह था कि मान लीजिए आग का दरिया है, तो आग का दरिया मान लीजिए जो है वो लिखा हुआ नॉवेल है कुर्रतुल ऐन हैदर का, तो उसी पर किसी ने तनकीदी जायजा लिख दिया है, तो उसने भी आग का दरिया रख दिया है। किसी ने कोई उस पर जो है तफसीली नोट लिखा हुआ है, तो आग का दरिया उसने रख दिया है। अब दरअसल वहां पर वो करते क्या हैं कि वही तसनीफ आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नाम ना दे करके दूसरे का नाम दे देते हैं। तो इसीलिए एक एक नाम की तसानीफें बहुत सारे राइटरों की हैं। लगभग 300 से ज्यादा तो एक नाम की तसानीफें अपनी शाहीन में दी गई हैं। 300 से भी ज्यादा हैं, 300 में कुछ नहीं होता, इससे भी ज्यादा दी गई हैं अपनी किताब में। तो इतनी तो अपनी एक किताब में ही दे दी गई हैं। ऐसी तसानीफें बड़ी मुश्किल कर देती हैं आपके सामने सोचने पर। तो दिया जले सारी रात, यहां पर जो राइटर दिए गए हैं उनमें से आपका आंसर सही होगा बी। जिसने भी दिया है देवेंद्र सत्यार्थी का नाम आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, दिया जले सारी रात देवेंद्र सत्यार्थी के अलावा किसकी तसनीफ है, यह आपको बताना है। इसी तरह से इकबाल किसका ड्रामा है और इकबाल किसकी नज्म है, ये अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई प्रेशर नहीं, आपका दिल करे बताए, दिल करे ना बताए। आगे देखिए, अब इसी में अच्छा हाँ, यहां पर एक्सप्लेन भी कर देते हैं। तो ये जो बंदा है जिसको हम लोग कहते हैं देवेंद्र सत्यार्थी, इसके बारे में आपको इतनी चीजें जानना चाहिए जो एग्जाम के
दृष्टि से इंपॉर्टेंट। इनकी पैदाइश सबसे पहले याद रहे कि 1908 जो है 1908 में इनकी पैदाइश हुई। देवेंद्र सत्यार्थी की पैदाइश 1908 में हुई और इंतकाल इनका बहुत लेट हुआ है 2003 में, यानी 2003 में इंतकाल है। दिया जली सारी रात इनके ही तसनीफ है। इसके बाद में लोची है, हिरनी है, जंगली कबूतर है। देखिए जंगली कबूतर आपको याद रहना चाहिए, जंगली कबूतर तसनीफ इसमें चौथाई की भी है। जिन बच्चों को मालूम होगा उम्मीद करता हूं याद आ रहा होगा। लेकिन देवेंद्र सत्यार्थी के भी बारे में आपको याद रखना है, जंगली कबूतर देवेंद्र सत्यार्थी की भी लिखी हुई तसनीफ है। आई थिंक इसका जो है वो अफसाना है। इसके बाद में है जो लाल धरती, नए देवता, उसके इन्हीं का लिखा है। नए नए देवता भी इन्हीं की तस्नीफ, नए ध्यान, ध्यान से पहले, ऐसी तसानीफें इसी की हैं। नए देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो है वो लाल धरती भी आपको याद रखना है, जंगली कबूतर। ये देवेंद्र सत्यार्थी की इतनी तसानीफें जितनी मैंने बता दी हैं उतनी भी अगर आपको याद रहती हैं तो बहुत है। दोराहा भी बहुत इंपॉर्टेंट है देवेंद्र सत्यार्थी की, जो मुझे याद आ जाती हैं वो आपको बता देता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी तसनीफ है, कब्रों के बीचों बीच। कब्रों के बीचों बीच इसकी तसनीफ है, देवेंद्र सत्यार्थी थी, देवेंद्र सत्यार्थी की। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कब्र, ये आपसे पूछा जा चुका है, ये लिखी हुई किसकी नज्म है, तो आपको बताना है कब्र किसकी लिखी हुई नज्म है। अगर पता है तो बताइएगा। आगे देखिए ऊपर सालिहा आबिद हुसैन के बारे में। सालिहा आबिद हुसैन के बारे में मोटी मोटी चीजें आपको पता है। 1913 में ये पैदा हुई थी। अली सरदार जाफरी भी 13 में पैदा हुआ है, ये कल भी मैंने बताया था। 1988 में इनका इंतकाल हुआ था, लेकिन 1888 में अगर पैदाइश अगर पूछ ली जाए तो वो जो है अबुल कलाम आजाद की है। तो सालिहा आबिद हुसैन, इतनी चीजें क्लियर हो गई। दूसरी बात, सालिहा आबिद हुसैन का नाम जो है वो असल नाम जो है वो मुस्ताक फातिमा था। इनका नाबिल आपको जो है उजरा याद रखना है। किसका नाबिल है, तो सालिहा आबिद हुसैन का है। आतिश खामोश, इसका तसनीफ पूछी जाए, कतरे से गौहर होने तक अगर ये भी तसनीफ पूछी जाए, तो ये सारी तसानीफें जो हैं, यादों के चिराग, अपनी अपनी सलेब, ये तसानीफें जो है सालिहा आबिद हुसैन की हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी की। उसकी वजह यह है कि ये टीजीटी के सिलेबस में शामिल है। और दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश की जो हाई स्कूल की बोर्ड की किताब है उसमें भी ये शामिल है। तो दो चीजें इतनी चीजें आपको मालूम हो गई। इसके बाद में उपेंद्र नाथ अश्क, ठीक है, बहुत हम कोशिश करते हैं आपके सामने चीजें अच्छी से अच्छी लाने की। तो उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में हमको जान लेना चाहिए, क्योंकि इनसे भी लगातार ये सवाल बनाते रहते हैं। जिनसे सवाल बनाते हैं उन्हीं को और एक्सप्लेन करने के लिहाज से हम जो है सामने इनके नाम भी इसी तरह के रखवाते हैं, जहां से हमको बताने में आसानी है और आपके सामने इंफॉर्मेशन अच्छी आ पाए। इनकी पैदाइश उपेंद्र की अगर देखेंगे तो 1910 में हुई है। दरअसल ये 1910 में हुई है। देवेंद्र सत्यार्थी से 3 साल पहले इनकी पैदाइश हुई है और 1996 में इनका इंतकाल हुआ है उपेंद्र नाथ अश्क का। अफसानवी मजमुआ इनका जो है वो कोपल हर हाल में याद रखना चाहिए। इसके बाद में है जो है वो क्या है इसकी तसनीफ, चट्टान याद रखना चाहिए और पलंग। हाँ, चट्टान, पलंग, कोपल, ये तसानीफें जो हैं वो उपेंद्र नाथ अश्क की हैं। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। देखिए अगर स्पीड आपको स्लो लगती है तो बढ़ा दीजिएगा अपनी, और अगर बढ़ी हुई ज्यादा लगती है तो स्लो करके भी देख सकते हैं। इसके बाद में एक ये नाम आपको देखिएगा, देखिए प्रोनाउंसिएशन मुझसे गलत हो सकता है। ये आजम कुरैवी जो हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। शायद आजम कुरैवी ही पढ़ा जाएगा। देखिए मुझे उर्दू नहीं आती, सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए। जो हम कंटेंट आपके सामने रखते हैं वो कंटेंट अगर कहीं मिल जाए तब हमको बताना, और वो भी फ्री में। तो आजम कुरैवी का नाम आपको याद रखना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 1898 में इनकी पैदाइश हुई थी। 1898 में पैदाइश हुई, 1954 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1954 में इनका इंतकाल हुआ था। दो बातें इनकी याद रहेंगी। इसके बाद में आपको ये प्रेम की जो है चूड़ियां, प्रेम की चूड़ियां किसकी तसनीफ है, ये आजम कुरैवी की ही लिखी हुई किताब है, तसनीफ है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद में कमल के फूल, कमल के फूल, प्रेम की चूड़ियां, ये दोनों तसनीफें आपको याद रखें। और रूप सिंगार, 3 तसानीफें इनकी याद रख लीजिए। मैं अपने 3 बताता हूं, 3 ही नोट करते रहिए, या तो फिर अब मैंने कहा मेरी वीडियो एक बार देखने से आपका काम नहीं चलेगा, इनको रिपीट करते रहिए। और आखिर में जो हम मैराथन भी लगाते हैं वो यही क्लास आपके सामने मैराथन में आते हैं। हम मैराथन नए नहीं लगाते हैं, इस पर हम आपको बताएंगे कि आखिर के 1 महीना जब आपके सामने रह जाए, 1 महीने का टाइम, तब कभी किसी भी टीचर की, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, उसकी कभी भी मैराथन मत देखिए। अगर आप देख रहे हैं तो जरूर खतरा है। देखिए मैराथन, या तो फिर वो रिवीजन करवाए। और कितना बदतमीजी और कितना बड़ा दुराचारी वो टीचर है जो आपको फंसा देता है 3-3 घंटे की मैराथन 4-4 घंटे की आखिर में लगा करके, और कह देगा इसी से फंसेगा पेपर, इसी। अरे भैया तुझे इतना पता है कि इसी से पेपर फंसेगा तो 1 महीना पहले ये मैराथन लगा देता ताकि बच्चा याद कर ले। लेकिन आखिर में एक तो वो माइंडली वैसे प्रेशर में होता है, दूसरी चीज ये, इस पर बाकायदा एक सेशन लेकर के आएंगे, हमको किस टाइम पर क्या पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए, या अलग से हम लोग बात करेंगे। आप लोग गड़बड़ भी बहुत ज्यादा करते हैं आखिर के टाइम पर, इसलिए प्रेशर ले लेते हैं। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में बहुत कम, पहले शुरू में तो लेते, बाकी मैंने कभी प्रेशर ही नहीं लिया एग्जाम का।
जाने दीजिए आराम से। जिस दिन मेरा पेपर होता है तो अमूमन आपको बाई चांस नहीं, लेकिन वरना हम आराम से मूवी देखते थे रात में लेटे लेटे, सुबह एग्जाम देते थे। आगे देखिए, देखिए बोल, ये हम अपनी टैलेंट की बात नहीं कर रहे, इससे बहुत फायदा होता है, हर किसी को करना चाहिए, आखिर में पढ़ना नहीं चाहिए। देखिए बोल एक ये तसनीफ है, नज्म है बोल। इसके बाद निसार, हम तेरी गली, निसार में तेरी गलियों में, गलियों के, यहाँ पे यहाँ गलियों के होना चाहिए, यहाँ पे ये कामा गला लग गया है, तो निसार में तेरी गलियों के ये होना चाहिए। तो किसकी लिखी हुई, अब यहाँ आपको बताना है किसकी लिखी हुई है, दोनों नज़में हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। हयातुल्लाह अंसारी आपके सामने ऑप्शन में दिख रहा है, एहसान दानिश हैं, फिर फैज़ अहमद फैज़ हैं, और फिर मजाज लखनवी हैं। कौन आंसर में सही होने वाला है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। तो फैज अहमद फैज, इनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। देखिए क्या बताएं फैज के बारे में, सारी चीजें फैज के बारे में पता है, लेकिन फिर भी हम आपको ऐसी चीजें निकाल कर बताते हैं। देखिए दो इश्क जो है वो, ये तसनीफ आपको याद रखना है। ये नज्म जो है वो फैज अहमद फैज की है और रिपीट होती रहती है। और याद भी आपको याद रखना है, याद भी इसी की नज्म है। देखिए याद अलग अलग लोगों की भी नज्म है, याद के नाम से जो है वो अख्तरुल ईमान की भी नज्म है, और याद जो है वो फैज अहमद फैज की भी नज्म है। तो फैज अहमद, अच्छा ऐसी कंडीशन पे क्या किया जाए कि आप जैसे याद नज्म आपको सिलेबस में क्वेश्चन में दे दी गई है, और ये दोनों ऑप्शन में दे दिया, कुर्रतुल ऐन हैदर को भी, अख्तरुल ईमान को भी दे दिया गया है ऑप्शन में। अख्तरुल ईमान की याद है और फैज अहमद फैज की है, तो अख्तरुल ईमान को भी ऑप्शन में दे दिया और फैज को भी दे दिया है, तो फिर हम किसको लगाएं? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। तो फैज अहमद फैज लगेगा, जो पहले पैदा हुआ उसके लिहाज से फिर लगाना पड़ता है। तो फैज अहमद फैज की नज्म आपको याद रखना है, बोल इनकी नज्म है, निसार में तेरी गलियों के, ये भी इनकी लिखी हुई नज्म है। इसके बाद में मुलाकात इनकी याद रखना है, और याद, ये इनकी तसानीफ है, मेरे अपनी नजर से नई जो है वो याद रखना चाहिए। मजाज लखनवी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, बड़ा इनकलाबी शायर है। इसकी आवारा नज्म का खुलासा भी मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मजाज के बारे में देखिए याद रखिएगा, अंधेरी रात का मुसाफिर, अंधेरी रात का मुसाफिर नज्म अगर पूछी जाए तो वो मजाज की है। तराना अलीगढ़ अगर आपसे पूछा जाए वो भी मजाज की है। इसके बाद में मजाज जो है हंगामा, 1938 में हंगामा नज्म जो है वो इनकी आई थी मजाज की। देखिए बहुत ज्यादा हम डिटेल में चले जाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी होने लगती है। अब इसके बाद में अगला है एहसान दानिश। एहसान दानिश के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे 1911 में तो पैदा हुए एहसान दानिश, 1911 में पैदा हुए, 1982 में जो है वो इनका इंतकाल हुआ, 1982 में इंतकाल भी आपको याद रखना चाहिए। अच्छा सुबह बनारस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नज्म है, बीते हुए दिन, सुबह बनारस। इसके बाद में नवाए कारगर और चिरागा, ये सारी तसानीफें जो है वो एहसान दानिश की हैं। एक बार नोट कर लीजिए, अगर आपको जी चाहे आपका नोट करिए, मैं तो बताता हूं, बस मेरा अपना काम है बताना, मेरा एक ही काम है। देखिए सबसे बड़ी समस्या इंसान की क्या है कि वो अपना काम बाद में करता है और फल पहले लेना चाहता है। गीता में कहा गया है कर्मण्य अधिकारस तुमा फले सुकदाचन, यानी कर्म आप अपने कीजिए, फल की इच्छा ना करो, फल तो हम दे देंगे, ईश्वर कहता है। तो सबसे बड़ी समस्या लोगों की ये होती है कि वो किसी भी सूरत से सोचते हैं कि काम हम बाद में शुरू कर पाए, पहले बेनिफिट क्या होगा। अब भैया आप काम शुरू करो, बेनिफिट जो उससे होने वाले हैं वो ऑटोमेटिक होंगे। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आप चाहे लिखें या ना लिखें, हम अपनी तरफ से बताए देते हैं, आपका दिल करे लिखें। वैसे मेरी वीडियो देखने का तरीका यही है कि आप कलम और कागज जरूर लेकर के बैठें। तो एहसान दानिश के बारे में क्या है कि सुबह बनारस, बीते हुए दिन, और साथ साथ में नवाए कारगर, और एक इनकी जो है चिरागा, ये इतनी तसानीफें बंदे की याद रहनी चाहिए। बाकी मोटी मोटी चीजें आपको मालूम है। हयातुल्लाह अंसारी, हयातुल्लाह अंसारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हयातुल्लाह अंसारी चूंकि शायरी के तौर पर नहीं इंपॉर्टेंट है, इनकी भी पैदाइश एहसान दानिश की तरह 1911 में हुई थी। देखिए यहां पर 3 लोग 1911 के हो गए। देखिए फैज अहमद फैज 1911 में है, ये तो मालूम है। एहसान दानिश भी 1911 में है, मालूम है। हयातुल्लाह अंसारी इत्तफाकन ये भी 1911 में है। तो ये 3 जो ऊपर के हैं ये 1911 में ही पैदा हुए हैं। कितनी आसान चीज है आपको याद करने में। तो एहसान दानिश क्या कहते हैं, हयातुल्लाह अंसारी 1911 में पैदा हुए। इनका इंतकाल जो है वो 999 आपको याद रखना है, 1999 में इनका इंतकाल हुआ है। मौजू का कारखाना इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट तसनीफ है। नोबेल इनका बहुत बार पूछा गया है, लहू के फूल। लेकिन लहू के फूल में आपको जो याद रखना है वो ये कि लहू का फूल जो है वो 5 जिल्द में है, जिल्द आपकी उसकी याद रखना है। घरौंदा इनका लिखा हुआ आगे जो है नोबेल है। इसके बाद में मुराद नहीं मुदार होगा, मुदार जो है वो भी इनका है, हाँ मुदारी है, मुदारी इनका लिखा हुआ है। साथ ही साथ में जो है वो घरौंदा है, और लहू के फूल जो 5 जिल्दों में। बस इतनी बात करते हैं यार, मेरा भी मुंह दुखने लगता है बोलते बोलते।
आगे देखिए, दर्ज झेल में से किसकी लिखी हुई नज्म का नाम भूखा है बंगाल। देखिए, भूखा बंगाल और कहत बंगाल और साथ साथ में तेलंगाना कहत तेलंगाना, इस तरीके की तसानीफें जो हैं वो आपको याद रखना चाहिए। तो भूखा बंगाल जो है वो किस के उन्वान से किसके लिखे हुए जो है लिखी हुई नज्म है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर बामक जौनपुरी। जिसने बच्चे ने दिया है आंसर डी, उसने एकदम सही दिया है, यानी डी आंसर इसमें आंसर जिस बच्चे का है वो सही है। बामक जौनपुरी का नाम आपको याद रखना है। तो ठीक है, याद रहेगा बामक जौनपुरी। अब ये आगे देखिए, बामक जौनपुरी के बारे में हम लोग दिया गया है तो हम लोग जान लेते हैं बामक जौनपुरी के बारे में भी। पहली बात यह है कि ये 1912 में पैदा हुए। बामक जौनपुरी 1912 में पैदा हुए। हयातुल्लाह अंसारी 11 में पैदा हुए, ये 1912 में पैदा हो गए। तो बामक जौनपुरी 1912 में पैदा हुए, 1998 में इनका इंतकाल हुआ बामक जौनपुरी का। इसके बाद में जो है अहमद मुजतबा जो है वो इनकी तसनीफ है जो आपको याद रखना चाहिए। देखिए, इनके बारे में चीजें और भी, जैसे जर्स आपको याद रखना चाहिए, शबे चिराग जो है वो इनकी नज्म है, याद रखना चाहिए। और ये मीना बाजार भी बामक जौनपुरी की तसनीफ है जो आपको याद रखना चाहिए। तो बामक जौनपुरी की मीना बाजार आपको याद रहेगी। भूखा बंगाल तो याद ही है। इसके बाद में जो है साथ साथ में जर्स है जो वो आपको याद रहेगी, और शबे चिराग जो है वो भी याद रहेगी। कैफी आजमी का एक नाम आपको दिख रहा है। देखिए, कैफी आजमी शबाना आजमी के फादर हैं, जावेद अख्तर साहब के ससुर हैं, और जानिसार अख्तर के समधी हैं। इतनी चीजें तो आपको ये रिलेशन हम बताने नहीं बैठे हैं, बट फिल्मों के राइटर हैं तो हम बता देते हैं। हीर रांझा आपने मूवी देखी होगी, ये जो आपने देखी होगी राजकुमार की, तो उसके सारे सॉन्ग इस बंदे ने लिखे हैं जिसका नाम है फैज अहमद फैज। बड़े राइटर हैं वो, सॉरी कैफी आजमी, जिनका नाम है कैफी आजमी बड़े। मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आग चुराएं, हमें क्या हो गया है। ये गाना जो है वो कैफी आजमी साहब के लिखे हुए हैं, या वो ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो कैफी आजमी बड़े राइटरों में से हैं। दूसरी चीज, अब हम लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। देखिए, फिल्मों के मामले में मैंने आपसे कहा था कि फिल्मों का चैप्टर एनसीईआरटी में शामिल है, और स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाए, कहानी कैसे लिखी जाए, ये टेक्निक भी शामिल है कि कहानी के कितने प्रकार होते हैं, स्क्रिप्ट क्या होती है, ब्लूप्रिंट क्या होता है। इस तरह के सवालात यूजीसी नेट पूछ रहा है, और ये चीज जो यूजीसी में पूछी जा रही है उसको इन्होंने साबित कर दिया है कि ला करके अभी उत्तर प्रदेश में जो भी उर्दू के एग्जाम हुए, एलटी का हुआ या इससे पहले जो एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ, उसमें सेम चीजें वही पूछी जो यूजीसी नेट के सिलेबस में और यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी हैं। तो आप बराए मेहरबानी इन चीजों को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि अगर 4-5 सवाल, मैंने कहा था 10 सवाल पूछ लिए थे पिछली बार इन्होंने यूजीसी नेट में, फिल्मों से सवाल पूछ लिए थे सिर्फ। तो कैफी आजमी जो हैं इनके बारे में याद रखिए, चूंकि हम गाना नहीं। देखिए, आपको एक बड़ी जो है अभिनेत्री आपको मालूम होगा रही है मीना कुमारी, मुस्लिम थी, कमाल अमरोही साहब से इनकी शादी हुई थी। तो मीना कुमारी की धुआं मैंने बताया था खुदनविस्त है, और मीना कुमारी शराब बहुत पीने लगी तो मीना कुमारी के उस्ताद हैं कैफी आजमी। और कैफी आजमी का एक शेर है कि इंसान की हसरतों का और क्या कहिए, इंसान की हसरतों का और क्या कहिए, 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। यह कैफी आजमी का लिखा हुआ शेर है। तो कैफी आजमी की पैदाइश हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे तो इनकी पैदाइश 1918 में हुई है। 1918 में ये पैदा हुए। 2002 में इनका, 2002 नहीं होगा इनका, हाँ 2002, हाँ सॉरी 2002 में जो है वो कैफी आजमी का इंतकाल हुआ। तो याद रहेगा, असल नाम अतहर हुसैन रिजवी है। अतहर हुसैन रिजवी इनका असल नाम है कैफी आजमी का। इतनी चीजें याद रहेगी। इनके बाद में झनकार, इनका शेरी मजमा पूछा जा चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा है और अभी यूजीसी नेट में भी पूछा है झनकार। तो झनकार जो है वो शेरी मजमा कैफी आजमी का है। आखिरी शब्द भी इन्हीं का है। इसके बाद में तबस्सुम, नज़्में जो देखिए फिर तबस्सुम है। इसके बाद में जो है हौसला इनकी लिखी हुई नज़्म है। पामिस्ट वो भी बड़ी मशहूर नज़्म है। इसके बाद में जो है वो और भी मुझे जैसे सुपुर्दगी, ये भी इनकी लिखी हुई नज़्म है। बहुत सी चीजें हैं मुझे याद नहीं। हयातुल्लाह अंसारी के बारे में हम लोग बात भी कर चुके हैं, और जो है वो अज़्म कुरैशी के बारे में भी बात कर चुके हैं, इसलिए इनको छोड़ देते हैं। अब आगे देखिए, सलीम जो है सलाम मछली शहरी, सलाम मछली शहरी जो है इनकी पैदाइश पर हम लोग बात करेंगे। इनकी पैदाइश कब हुई है तो 1921 में हुई है। देखिए 1921 में एक और पैदाइश हुई है, वो आपको मैंने कल भी बताई थी। 2 लोगों की मैंने कल बताई थी, उम्मीद करता हूं अगर याद है तो फिर कमेंट करके बता दीजिए, देखते हैं आपका भी दिमाग। 1921 में मैंने एक तो नाम हम बता देते हैं, हमने आपको बताया था साहिल लुधियानवी, और दूसरा किसका एक्सप्लेन किया था वो आप मुझे बताइए। तो सलाम मछली शहरी की पैदाइश 1921 में हुई है। आई थिंक सभी को याद रहेगा। अच्छा, अब 1912 जो है वो क्या है तो 1912 में तो अभी मैंने आपके सामने बताया था, ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत से लोग हैं 1912 में, जैसे एहतशाम हैं, और भी बहुत लोग हैं 1912 में पैदा हुए। लेकिन 1912 में बामक जौनपुरी का नाम अभी मैंने आपके सामने बताया था, 1912 में ही बामक जौनपुरी की पैदाइश हुई थी। 1918 भी हम आपको कैफी आजमी का अभी मैंने बताया है कि 1918 में कैफी आजमी की जो है पैदाइश हुई है। इसके बाद में 1910
ये भी आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे ऐसे सन हैं जो आपसे पूछा जाते हैं। तो उपेंद्र नाथ अश्क का नाम अभी मैंने बताया था, 1910 में इनकी पैदाइश हुई थी। इतने नाम मैंने आपके सामने बता ही दिए थे। तो चलिए आप यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। कैसा आपका आज का सेशन आपको लगा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई मशवरा है जरूर दीजिएगा, और अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कीजिएगा। अपनी किताब जो है वो शाहीन मंगा करके खूब प्रैक्टिस कीजिए, अभी वक्त है। आखिर के जब 15-20 दिन रह जाते हैं ना एग्जाम के, तब आप मेरा दिमाग कितना खाते हैं। 1-1 हजार मैसेज और कॉल्स हमारे पास रिकॉर्ड हो जाते हैं। आप क्या पागलपन की ये हरकतें हैं। अभी 2 महीना आपके पास टाइम है, 2 से 3 महीना। किताब मंगाइए और क्लास कीजिए, महीना 2 महीने में क्लियर कर लीजिए। क्या दिक्कत है, बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती है, और फिर आपके मुझे भी दिक्कत है और आपको भी दिक्कत है। तो अभी जो कुछ करना है अभी कर लीजिए। जो टॉपिक पर क्वेश्चन आपको लगता है कि ये टॉपिकों पर हमें सेशन ले लेना चाहिए, वो हम आपके सामने करा देंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।